हेलो एवरीवन। हर दिन आपको ट्विटर पर, यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर सैकड़ों लोग नए नए स्टॉक बता देंगे, लेकिन बहुत ही कम लोग आपको ये सिखाएंगे कि कौन से स्टॉक को नो बोलना है। और बिलीव मी, लॉन्ग टर्म वेल्थ सिर्फ सही स्टॉक को खरीदने से नहीं बनती है, बल्कि गलत स्टॉक को अवॉइड करने से भी बनती है। मार्केट में एक चीज मैंने ऑब्जर्व भी की है कि बहुत से इन्वेस्टर्स पैसा इसलिए नहीं खोते क्योंकि उन्होंने कोई बहुत खराब कंपनी खरीद ली, बल्कि इसलिए भी खोते हैं क्योंकि उन्होंने रॉन्ग टाइम, रॉन्ग प्राइस, रॉन्ग बिजनेस या तो रॉन्ग कन्विक्शन के साथ इन्वेस्टमेंट किया। तो आज की वीडियो में मैं आपको अपना पर्सनल इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क बताने वाली हूँ। ये वही प्रोसेस है जिससे मैं खुद अपने इन्वेस्टमेंट को फिल्टर करती हूँ, और शायद इस वीडियो के बाद आप भी किसी स्टॉक को खरीदने से पहले थोड़ा रुकेंगे, सोचेंगे और अपने आप से वही क्वेश्चन पूछेंगे जो मैं पूछती हूँ। सो लेट्स बिगिन। रीजन नंबर 1, बिजनेस मुझे समझ में नहीं आता। आई डोंट अंडरस्टैंड द बिजनेस। मेरे लिए इन्वेस्टिंग की शुरुआत प्राइस चार्ट से नहीं होती है, पी रेशियो से भी नहीं होती है, और बिल्कुल भी इसलिए कि सब लोग खरीद रहे हैं तो मुझे भी खरीदना चाहिए। ये सब रीजंस नहीं होते हैं। मेरे लिए इन्वेस्टिंग की शुरुआत होती है सिर्फ एक क्वेश्चन से कि ये कंपनी पैसे कैसे कमाती है। बस यही पहला सवाल। अगर इसका आंसर मुझे क्लियर नहीं है तो मेरी इन्वेस्टमेंट वहीं पे खत्म हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम, बिजनेस समझना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, और पूरा वीडियो में हम बहुत सारे एग्जांपल्स की बात करने वाले हैं। भले वीडियो कितना ही लंबा क्यों ना हो, लेकिन आज का वीडियो पूरा एक मास्टर क्लास जैसा बनना चाहिए। ओके, सो पानी का एक ग्लास लेके शांति से बैठ जाइए, और जितना भी लंबा वीडियो हो आप उसको एंजॉय कीजिए। आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएगी और शायद कुछ नया सीखने को भी मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए आपका एक दोस्त आपके पास आता है और कहता है, डोनिका मेरे पास एक बिजनेस है, बस तुम 10 लाख इन्वेस्ट कर दो। अब मैं उसको पूछती हूँ कि बिजनेस क्या करता है, और वो जवाब देता है कि अरे वो छोड़ो, बस पैसा डबल हो जाएगा। तो बताइए कि क्या आप इन्वेस्ट करोगे? शायद नहीं। तो फिर स्टॉक मार्केट में हम यही गलती क्यों करते हैं? क्यों हम ऐसी कंपनीज खरीद लेते हैं जिनका बिजनेस मॉडल ही हमें समझ में नहीं आता? क्योंकि वो वहां पे हमें सिर्फ शेयर का बटन दबाना होता है, राइट? लेकिन बिजनेस का ओनर बनना इतना आसान नहीं होना चाहिए। याद रखिए, जब आप कोई शेयर खरीदते हो तो आप सिर्फ एक टिकर सिंबल नहीं खरीद रहे होते, आप उस बिजनेस में ओनरशिप खरीदते होते हैं। और अगर बिजनेस ही नहीं समझते तो ओनरशिप किस चीज की ले रहे हैं? और पीटर लिंच ने भी एक लाइन बहुत ही बढ़िया बोली है, नेवर इन्वेस्ट इन अ बिजनेस यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। और मैं पर्सनली इस प्रिंसिपल को बहुत सीरियसली लेती हूँ। कई बार मार्केट में कोई नया सेक्टर आता है तो पूरा मार्केट एक्साइट हो जाता है। पहले रेलवे, फिर डिफेंस, फिर रिन्यूएबल एनर्जी, अब एआई, और कल कोई और सेक्टर होगा। तो हर जगह हेडलाइंस हमें यही दिखेगी, नेक्स्ट मल्टीबैगर, नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी, नेक्स्ट 10x स्टॉक। लेकिन एक ही सवाल मुझे पूछना है कि कंपनी एक्चुअली पैसा कैसे कमाती है? अगर इसका जवाब मुझे क्लियर नहीं मिलता तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। और मैं बहुत सिंपल टेस्ट फॉलो करती हूँ। अगर मैं अपने 10 साल या 15 साल के बच्चे को या अपने फैमिली मेंबर को 5 मिनट में ये कंपनी पैसे कैसे कमाती है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती, तो शायद मैं खुद भी उस बिजनेस को अच्छी तरह नहीं समझती हूँ। और जहाँ अंडरस्टैंडिंग नहीं होती वहाँ कन्विक्शन नहीं बनती, और जहाँ कन्विक्शन नहीं होती वहाँ 20% करेक्शन आते ही इन्वेस्टर पैनिक करने लगता है। दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए 2 कंपनीज हैं। पहली कंपनी है एशियन पेंट। अगर मैं आपसे पूछूं कि एशियन पेंट कैसे पैसा कमाती है, तो शायद 95% लोग आंसर दे देंगे। पेंट बेचती है, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रांग है, ब्रांड स्ट्रांग है, हाउसिंग डिमांड ज़्यादा, उससे फायदा मिलता है, बिजनेस समझना आसान है। और दूसरी तरफ कोई बहुत ही नीच टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसके प्रोडक्ट्स, कस्टमर्स, कॉन्ट्रैक्ट्स और रेवेन्यू मॉडल आपको समझ ही नहीं आते। तो दोनों कंपनीज अच्छी हो सकती है, लेकिन अगर मुझे दूसरी कंपनी का बिजनेस ही समझ में नहीं आता तो मैं सिर्फ इसलिए इन्वेस्ट नहीं करूंगी कि सोशल मीडिया में उसकी बहुत चर्चा हो रही है, राइट? मैं हमेशा अपने आप से सवाल पूछती हूँ कि अगर अगले 5 साल तक स्टॉक मार्केट बंद हो जाए तो क्या मैं इस बिजनेस की ओनर बनी रहना चाहूंगी? अगर आंसर यस है तभी मैं फिर अगले स्टेप पे जाती हूँ। अगर आंसर नो है तो चाहे पूरी दुनिया उस स्टॉक को खरीद रही हो, मैं उसे छोड़ देती हूँ, क्योंकि मार्केट में अपॉर्चुनिटीज खत्म कभी भी नहीं होती है। लेकिन कैपिटल अगर एक बार खत्म हो गया तो फिर उसे वापस बनाने में बहुत टाइम निकल जाता है।
राइट। स्टॉक मत खरीदिए, बिजनेस खरीदिए। अगर बिजनेस समझ में नहीं आता तो इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। मार्केट आपको हर महीने हर साल बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देता ही रहेगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के बिना इन्वेस्टिंग करना मेरे हिसाब से इन्वेस्टिंग नहीं है, स्पेक्युलेशन है। ओके, सो मेरे हिसाब से अभी रीजन नंबर 1 आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं रीजन नंबर 2। फंडामेंटल्स कंटिन्यू टू डिटोरिएट। फंडामेंटल्स लगातार खराब हो रहे हैं। अब मैं आपको दूसरा रीजन बताती हूँ। ऑनेस्टली ये सबसे ज्यादा इन्वेस्टर्स गलती करते हैं। हम सब ने कभी ना कभी ऐसा सोचा है कि यार ये स्टॉक पहले 1000 का था, अब 400 का हो गया है, मतलब कि बहुत सस्ता मिल रहा है। लेकिन क्या सिर्फ प्राइस गिरने से कोई स्टॉक सस्ता हो जाता है? नहीं। और यही डिफरेंस है चीप स्टॉक और वैल्यू स्टॉक में। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप अपने शहर में एक घर खरीदने जाते हैं। 2 घर है। पहला घर 1 करोड़ का है, लेकिन बिल्डिंग मजबूत है, लोकेशन अच्छी है, सोसाइटी अच्छी है, डॉक्यूमेंट्स क्लियर है, अगले 20 साल आराम से चल सकता है। और दूसरा घर 45 लैक्स का है, लेकिन बिल्डिंग में क्रैक्स है, वाटर लीकेज है, लीगल डिस्प्यूट चल रहा है, मेंटेनेंस बहुत खराब है। अब बताइए, क्या सिर्फ इसलिए दूसरा घर खरीद लेंगे क्योंकि वो सस्ता है? नहीं। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ प्राइस नहीं देख रहे हैं, क्वालिटी भी देख रहे हैं। स्टॉक मार्केट भी बिल्कुल ऐसा ही है। यही गलती इन्वेस्टर्स करते हैं। स्टॉक्स 1200 से 500 आ गया तो तुरंत बोलते हैं कि वैल्यू इन्वेस्टिंग का मौका आ गया। नहीं, पहले ये देखिए कंपनी क्यों गिरी, बिजनेस कमजोर क्यों हुआ, या सिर्फ मार्केट सेंटिमेंट्स खराब है। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। सबसे पहले हमें क्या देखना है? मैं मेरी बात करूं तो मैं सबसे पहले क्या देखती हूँ, मैं स्क्रीनर खोलती हूँ और 4 चीजें चेक करती हूँ। नंबर 1, सेल्स। क्या पिछले 5 साल में सेल्स बढ़ रही है या वहीं की वहीं खड़ी है? अगर कंपनी अपना बिजनेस ही नहीं बढ़ा पा रही तो फ्यूचर ग्रोथ कहाँ से लाएगी? नंबर 2, प्रॉफिट। रेवेन्यू बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन प्रॉफिट बढ़ रहा है या नहीं? कई कंपनीज सेल्स बढ़ाती रहती है लेकिन प्रॉफिट नहीं बढ़ता। ऐसी ग्रोथ हमारे किसी भी काम की नहीं है। देन नंबर 3, कैश फ्लो। ये पॉइंट बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं। प्रॉफिट पेपर पर लिखा जा सकता है, लेकिन कैश फ्लो झूठ नहीं बोलता। अगर लगातार ऑपरेटिंग कैश फ्लो कमजोर है तो हमें एक्स्ट्रा केयरफुल हो जाना चाहिए। देन नंबर 4, डेप्ट। अब इमेजिन कीजिए बिजनेस भी स्लो हो रहा है, प्रॉफिट भी गिर रहा है और ऊपर से डेप्ट भी बढ़ रहा है। अब आप मुझे बताइए कि मैं सिर्फ इसलिए इन्वेस्ट क्यों करूं क्योंकि स्टॉक 70% नीचे आ गया। मान लीजिए कोई कंपनी 800 से 250 आ गई। सोशल मीडिया पे लोग बोल रहे हैं कि मल्टीबैगर अपॉर्चुनिटी, लेकिन जब आप स्क्रीनर खोलते हो तो दिखता है कि सेल्स 3 साल से फ्लैट है, प्रॉफिट लगातार गिर रहा है, डेप्ट बढ़ रहा है, आरओसी कम हो रहा है। अब आप बताइए कि ये अपॉर्चुनिटी है या वार्निंग? इसलिए मैं प्राइस देखकर एक्साइटेड नहीं होती हूँ, मैं बिजनेस देखकर ही डिसीजन लेती हूँ। अब इसका उल्टा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए इन्फोसिस या तो टीसीएस जैसी कंपनी किसी साइकिल की वजह से करेक्शन में है, स्टॉक 25-35% नीचे आ गया। अब मैं क्या करूंगी? मैं सबसे पहले ये देखूंगी कि क्या बिजनेस परमानेंटली खराब हुआ है या इंडस्ट्री टेम्पररी स्लो डाउन से गुजर रही है। अगर कंपनी का बिजनेस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो मैनेजमेंट और लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिवनेस अभी भी मजबूत है तो करेक्शन का मतलब ऑटोमेटिकली खराब कंपनी नहीं होता है। ये रिसर्च ही काम आती है। राइट। और एक बात हमेशा याद रखिए, प्राइस गिरने का मतलब वैल्यू नहीं होता है और प्राइस बढ़ने का मतलब बबल भी नहीं होता है। बिजनेस को हमें देखना है, प्राइस उसके बाद आती है। और मैं कभी भी इसलिए स्टॉक नहीं खरीदती हूँ क्योंकि वो अपने 52 वीक लो पे है। मैं सिर्फ इसलिए भी स्टॉक नहीं खरीदती क्योंकि वो 60% करेक्ट हो चुका है। मैं पहले ये देखती हूँ कि बिजनेस रिकवर होने की क्षमता रखता है या नहीं। अगर आंसर यस है तो फिर आगे रिसर्च करनी है हमें, अगर आंसर नो है तो फिर स्टॉक को हमें वही छोड़ देना है। और वॉरेन बफेट सर ने भी कहा है इट्स अ फार बेटर टू बाय अ वंडरफुल बिजनेस एट अ फेयर प्राइस देन अ फेयर बिजनेस एंड अ वंडरफुल प्राइस। यानी कि एक शानदार बिजनेस को परफेक्ट वैल्यूएशन पर खरीदना एक कमजोर बिजनेस को बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पर खरीदने से बेहतर होता है। राइट। चीप और वैल्यू दोनों अलग अलग चीजें हैं। हर गिरा हुआ स्टॉक वैल्यू स्टॉक नहीं होता है, कई बार वे सिर्फ वैल्यू ट्रैप होता है। और वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब चीप स्टॉक खरीदना नहीं बल्कि स्ट्रांग बिजनेस को सही प्राइस पे खरीदना है। और यही रीजन है कि मैं कभी भी प्राइस देखकर इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं लेती हूँ। रीजन नंबर 3, एक्सीलेंट कंपनी बट नो मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये वो रीजन है जिसकी वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर्स एक अच्छी कंपनी खरीद कर भी पुअर रिटर्न्स कमा लेते हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। कई बार कंपनी गलत नहीं होती,
प्राइस गलत होता है। और इन्वेस्टिंग में कंपनी जितनी इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट उसकी वैल्यूएशन भी है। अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। मान लीजिए आपका सपना है कि आप BMW खरीदें। आप शोरूम में जाते हैं, कार देखते ही आपको पसंद आ जाती है। अब सेल्समैन आपको आके बोलता है, मैडम इस BMW की मार्केट वैल्यू 60 लाख है, लेकिन अगर आपको आज ही खरीदनी है तो 95 लाख देने पड़ेंगे। अब बताइए, क्या सिर्फ इसलिए खरीद लेंगे क्योंकि BMW अच्छी कार है? नहीं, आप क्या कहोगे, कार तो अच्छी है लेकिन प्राइस गलत है। तो बस स्टॉक मार्केट भी बिल्कुल ऐसा ही है। ग्रेट कंपनी, रॉन्ग प्राइस, रॉन्ग इन्वेस्टमेंट। ये सेंटेंस भी हमें हमेशा याद रखना चाहिए। मार्केट में से बहुत सारी कंपनीज है जिनका बिजनेस शानदार है, मैनेजमेंट भी शानदार है, फ्यूचर भी अच्छा है, लेकिन अगर वैल्यूएशन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है तो रिटर्न्स फिर कई सालों तक एवरेज भी रह सकते हैं। चलिए एक और फैमिलियर एग्जांपल देखते हैं, एशियन पेंट। क्या ये अच्छी कंपनी है? बिल्कुल। स्ट्रॉन्ग ब्रांड, एक्सीलेंट डिस्ट्रीब्यूशन, कंसिस्टेंट प्रॉफिट, ग्रेट मैनेजमेंट। लेकिन इसका मतलब ये है कि मैं इसे किसी भी वैल्यूएशन पर खरीद लूं? नहीं। अगर मार्केट पहले से अगले 10 साल की ग्रोथ भी प्राइस में डाल चुका है तो मेरे रिटर्न्स फिर इसमें लिमिटेड हो सकते हैं। कंपनी अच्छी होने का मतलब ऑटोमेटिकली अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए TCS जैसी कंपनी, अगर किसी समय उसका वैल्यूएशन बहुत ज्यादा प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है तो मैं खुद से पूछूंगी कि क्या मैं बिजनेस खरीद रही हूँ या फ्यूचर एक्सपेक्टेशन खरीद रही हूँ। ये बहुत बड़ा फर्क है। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है? बहुत लोग इस शब्द को सुनते हैं लेकिन प्रैक्टिकली समझते नहीं हैं। तो मैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाती हूँ। मान लीजिए आपको पता है कि किसी घर की फेयर वैल्यू लगभग 1 करोड़ है। अगर वही घर 95 लाख में मिल रहा है तो शायद ठीक है, अगर 85 लाख में मिल रहा है तो और अच्छा। लेकिन अगर वही घर 1 करोड़ 60 लाख में मिल रहा है, 1.60 करोड़ में मिल रहा है, तो क्या करेंगे? वेट करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको घर पसंद है लेकिन प्राइस पसंद नहीं है। तो यही मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। इन्वेस्टिंग में पेशेंस सबसे बड़ा वेपन है। आजकल सब लोग सोचते हैं कि अगर आज नहीं खरीदा तो फिर मौका निकल जाएगा, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में मार्केट हमेशा दूसरा मौका देता है, और हो सकता है आज नहीं, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, लेकिन देता जरूर है। इसलिए फोमो में इन्वेस्टमेंट हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। हमें सही वैल्यूएशन का इंतजार हमेशा करना चाहिए। मार्केट आपको रोज प्राइस दिखाता है लेकिन वैल्यू रिसर्च करने के बाद ही हमें समझ में आती है। इसलिए हमें प्राइस देखकर एक्साइट नहीं होना है, हमें वैल्यू ढूंढनी है उसकी। अगर मुझे कोई कंपनी बहुत पसंद है तो मैं उसे वॉच लिस्ट में डाल दूंगी, लेकिन सिर्फ पसंद होने के कारण मैं उसे नहीं खरीदूंगी। मैं पेशेंटली वेट करूंगी, क्योंकि मार्केट मुझे कंपनी नहीं बेच रहा है, मार्केट मुझे वैल्यूएशन बेच रहा है। और अगर वैल्यूएशन मुझे सूट नहीं करता तो मैं नो बोल देती हूँ। एक्सीलेंट कंपनी और एक्सीलेंट इन्वेस्टमेंट दो अलग अलग चीजें हैं। एक कंपनी दुनिया की सबसे अच्छी कंपनी हो सकती है, लेकिन अगर आपने उसे बहुत महंगे वैल्यूएशन पर खरीदी तो रिटर्न फिर डिसअपॉइंटमेंट देंगे आपको। इसीलिए सिर्फ कंपनी नहीं देखनी, हमें वैल्यूएशन भी देखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। रीजन नंबर 4, आई डोंट ट्रस्ट द मैनेजमेंट। अब मैं आपको चौथा रीजन समझाती हूँ। और पर्सनली मुझे अगर किसी कंपनी का मैनेजमेंट पसंद नहीं आता तो मैं उस कंपनी का बैलेंस शीट भी नहीं देखती हूँ, क्योंकि मेरे लिए इन्वेस्टिंग सिर्फ नंबर्स नहीं है, ट्रस्ट का गेम है। आखिर सोचिए, जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप अपने पैसे किसे दे रहे हैं? उस कंपनी के मैनेजमेंट को। यानी कि आप इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि मैं आपको अपने पैसे दे रही हूँ, मुझे भरोसा है कि आप इसका सही इस्तेमाल करेंगे। अब अगर भरोसा ही नहीं है तो इन्वेस्टमेंट किस बात की? एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। मान लीजिए आपका एक दोस्त आपके पास आता है और कहता है कि मुझे 10 लाख उधार दे दो, मैं बिजनेस शुरू करूंगा। अब आपके सामने 2 लोग हैं। पहला, जो पिछले 15 साल से ऑनेस्ट है, जो हमेशा अपने कमिटमेंट्स पूरे करता है, जिसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है। और दूसरा इंसान है जो पहले भी कई लोगों का पैसा डुबो चुका है, बार बार अपनी बातें बदलता है और फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी नहीं रखता है। तो फिर आप पैसे किसे देंगे? ऑब्वियसली पहले वाले को। तो स्टॉक मार्केट में भी हम यही करते हैं, बस फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ हम लोगों को देखे बिना वैसे दे देते हैं। अब मैं मैनेजमेंट में क्या क्या देखती हूँ उसकी अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला पॉइंट, प्रमोटर का ट्रैक रिकॉर्ड। क्या मैनेजमेंट पिछले 10-15 साल से शेयर होल्डर्स के साथ फेयर रहा है? क्या उन्होंने अपने प्रोमिसेस पूरे किए हैं? क्या बिजनेस धीरे धीरे इंप्रूव हुआ है? अगर आंसर यस है तो फिर हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। नंबर 2, कैपिटल एलोकेशन। ये शब्द थोड़ा टेक्निकल आपको लग सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाती है उसका क्या करती है?
नई फैक्ट्री लगाती है, डेब्ट कम करती है, डिविडेंड देती है, शेयर बायबैक करती है या बिना सोचे समझे एक्विजिशन कर रही है। ग्रेट मैनेजमेंट सिर्फ पैसा कमाना नहीं जानता है, पैसा एलोकेट करना भी जानता है, तो ये भी हमें देखना चाहिए। नंबर 3, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा देखती हूँ कि क्या कंपनी ट्रांसपेरेंट है, क्या एनुअल रिपोर्ट्स ऑनेस्टली लिखी गई है, क्या कॉन्फ्रेंस कॉल्स में मैनेजमेंट मुश्किल सवालों के जवाब देता है या हर बार एक्सक्यूज ही दे देता है, क्या वो इन्वेस्टर्स को रिस्पेक्ट करता है। देखिए, इन्वेस्टर को रिस्पेक्ट करना मैनेजमेंट की सबसे बड़ी क्वालिटी है। अगर वो अपने इन्वेस्टर्स से ही ईमानदारी से काम नहीं लेंगे तो फिर वो कंपनी भी कैसे चला पाएंगे। देन प्रमोटर होल्डिंग। मैं ये भी देखती हूँ कि क्या प्रमोटर खुद कंपनी में इन्वेस्टेड है। अगर प्रमोटर धीरे धीरे लगातार अपनी होल्डिंग बेच रहे हैं तो फिर मैं उसके पीछे की वजह जानने की भी कोशिश करती हूँ। हर सेलिंग गलत नहीं होती है, लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट भी नहीं करना चाहिए। और लास्ट, एनुअल रिपोर्ट पढ़ना। बहुत लोग एनुअल रिपोर्ट को बोरिंग समझते हैं, लेकिन मुझे एनुअल रिपोर्ट कंपनी का ऑटोबायोग्राफी जैसा लगता है। यही से हमें पता चलता है कि मैनेजमेंट फ्यूचर को कैसे देख रहा है, रिस्क क्या है, चैलेंजेस क्या है और प्रायोरिटीज क्या है। वापस एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। मान लीजिए कि 2 कंपनीज है, दोनों का प्रॉफिट लगभग बराबर है, दोनों का आरओसी भी अच्छा है, लेकिन पहली कंपनी का मैनेजमेंट हर साल शेयर होल्डर से ओपनली बात करता है, क्लियर गाइडेंस देता है, कैपिटल वाइजली अलोकेट करता है। और दूसरी कंपनी है जो हर क्वार्टर एक्सक्यूजेस देती है, टारगेट मिस करती है, ट्रांसपेरेंसी कम है। अब आप बताइए कि आप किस कंपनी में लॉन्ग टर्म पार्टनर बनना चाहोगे। तो हम ऑब्वियसली फर्स्ट वाली कंपनी ही सिलेक्ट करेंगे। और वॉरेन बफेट सर भी कहते हैं कि व्हेन यू बाय स्टॉक यू आर बाइंग इनटू अ मैनेजमेंट टीम एज मच एज बिजनेस। यानी कि आप बिजनेस के साथ साथ मैनेजमेंट भी खरीद रहे हैं। इसलिए अगर मैनेजमेंट पे भरोसा नहीं है तो बिजनेस कितना भी अच्छा हो, हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। राइट, नंबर्स जो है वो आपको कंपनी का पास्ट बताते हैं, लेकिन मैनेजमेंट आपको कंपनी का फ्यूचर दिखाता है। एक एवरेज बिजनेस ग्रेट मैनेजमेंट की वजह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकता है, लेकिन एक एक्सीडेंट बिजनेस भी पुअर मैनेजमेंट की वजह से वैल्यू डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। इसलिए हमें सिर्फ बैलेंस शीट नहीं देखनी है, हमें मैनेजमेंट को भी पढ़ना है। राइट, तो आज से जब भी कोई स्टॉक आप एनालाइज करो तो एनुअल रिपोर्ट का पहला पेज और चेयरमैन्स मैसेज जरूर पढ़िए। सिर्फ 10 मिनट लगेंगे, लेकिन मैनेजमेंट की थिंकिंग का अंदाजा हमें लग जाएगा इतने से। और एक छोटी सी हैबिट आपको बाकी रिटेल इन्वेस्टर से अलग सोचने में बहुत मदद करेंगी। अब मैं आपको रीजन नंबर 5 बताती हूँ। आई नेवर लेट वन स्टॉक और वन सेक्टर कंट्रोल माई पोर्टफोलियो। सबसे अंडररेटेड रीजन ये है, और ऑनेस्टली ये एक रीजन ने मुझे कई बार बड़ी मिस्टेक करने से बचाया है। देखिए, अगर मैं अक्सर लोगों से एक सवाल पूछती हूँ कि अगर आपका सबसे पसंदीदा स्टॉक कल अगर 50% गिर जाए तो आपके पोर्टफोलियो पे कितना असर पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग इसका आंसर ही नहीं दे पाते, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट तो की होती है लेकिन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट नहीं किया होता है। कंपनी अच्छी है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि आप अपना आधा पैसा उसी में लगा दो। मेरे लिए आंसर होगा नो, क्योंकि स्टॉक सिलेक्शन और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट 2 अलग अलग स्किल्स हैं। आप दुनिया का सबसे अच्छा स्टॉक चुन सकते हैं, लेकिन अगर एलोकेशन गलत है तो रिटर्न भी खराब हो सकते हैं और रात की नींद भी। अब मैं आपको अपना एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए मेरे पोर्टफोलियो में पहले से आईटी सेक्टर का लगभग 20% एलोकेशन है, और उस 20% के अंदर मेरे पास इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक तीनों कंपनीज है। अब मान लीजिए मुझे चौथी आईटी कंपनी भी बहुत अच्छी लगने लगी। क्वेश्चन ये नहीं है कि कंपनी अच्छी है या नहीं, क्वेश्चन ये है कि क्या मुझे उसे खरीदना चाहिए। शायद नहीं। क्यों? क्योंकि अगर पूरा आईटी सेक्टर अगले 2 साल तक अंडर परफॉर्म करता है तो मेरा पूरा पोर्टफोलियो अननेसेसरी प्रेशर में रहेगा। इसीलिए सिर्फ कंपनी नहीं देखनी है, हमें सेक्टर एलोकेशन भी देखना चाहिए। वापस मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ ताकि हमें समझने में और आसानी हो जाए। एक क्रिकेट टीम की तरह सोचिए, अगर आपकी पूरी टीम में 11 बैट्समैन ही है तो क्या आप वर्ल्ड कप जीत सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको बॉलर्स भी चाहिए, ऑलराउंडर भी चाहिए, विकेट कीपर भी चाहिए, बैलेंस चाहिए। राइट, पोर्टफोलियो भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर पूरा पैसा एक सेक्टर या एक थीम में डाल दिए तो फिर रिस्क अपने आप ही बढ़ जाएगा। राइट, अब डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है? तो बहुत लोग डाइवर्सिफिकेशन को गलत समझते हैं। कुछ लोग 40 स्टॉक्स खरीद लेते हैं और कहते हैं कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है। नो, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब सिर्फ ज्यादा स्टॉक खरीदना नहीं है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है ऐसे बिजनेसेस रखना जो अलग अलग सेक्टर्स से हो, जिसके ग्रोथ ड्राइवर्स अलग हो और जिनका रिस्क भी अलग हो।
एक प्रैक्टिकल सिचुएशन, मान लीजिए किसी समय पूरा मार्केट डिफेंस सेक्टर के पीछे भाग रहा है, हर जगह डिफेंस स्टॉक की चर्चा है, न्यूज चैनल, यूट्यूब, ट्विटर, हर जगह वही टॉपिक। अगर मेरे पोर्टफोलियो में पहले से डिफेंस एक्सपोजर है तो मैं सिर्फ एक्साइटमेंट की वजह से एक और डिफेंस कंपनी नहीं खरीदूंगी, क्योंकि मेरा डिसीजन मार्केट नहीं लेगा, मेरा एसेट एलोकेशन लेगा, राइट। दूसरी एक बात, पोजीशन साइजिंग क्यों जरूरी है। अब मैं आपको एक बहुत सिंपल बात बताती हूँ। मान लीजिए आपने किसी स्टॉक में पोर्टफोलियो का सिर्फ 5% इन्वेस्ट किया और वही स्टॉक 50% गिर गया, तो तकलीफ होगी? हाँ, बिल्कुल होगी, लेकिन पूरा पोर्टफोलियो खत्म नहीं होगा। अब इमेजिन कीजिए कि आपने उसी स्टॉक में पोर्टफोलियो का 40% लगा दिया और वो वहां पे 50% करेक्शन आ गया, तो आपकी इमोशंस भी तोड़ देगा, आपका पोर्टफोलियो भी। और इसीलिए पोजीशन साइज रिटर्न से पहले रिस्क डिसाइड करता है। और मैं हमेशा अपने आप से एक सवाल पूछती हूँ कि अगर ये इन्वेस्टमेंट गलत साबित हो गई तो क्या मेरा फाइनेंशियल फ्यूचर बदल जाएगा? अगर आंसर यस है तो इसका मतलब मैंने शायद बहुत बड़ा पोजीशन ले लिया है, और तब फिर मैं इन्वेस्टमेंट नहीं, रिस्क रिड्यूस करती हूँ। ऐसी गलती मत करो जिससे आपका कैपिटल परमानेंटली डैमेज हो जाए, क्योंकि अगर कैपिटल बचा रहेगा तो अपॉर्चुनिटीज हमेशा मिलती ही रहेगी, राइट। ग्रेट इन्वेस्टिंग सिर्फ अच्छे स्टॉक चुनने का नाम नहीं है, ग्रेट इन्वेस्टिंग अपने पोर्टफोलियो को सर्वाइव करने का भी नाम है, क्योंकि मार्केट में विनर्स वही बनते हैं जो पहले लूजर्स से बनने से बचते हैं। इसलिए कभी भी मैं एक कंपनी या एक सेक्टर को अपने पूरे फाइनेंशियल फ्यूचर का फैसला नहीं करने देती। बिजनेस अच्छा हो सकता है लेकिन पोर्टफोलियो बैलेंस उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी वजह से मैं पोजीशन साइजिंग और एसेट एलोकेशन को इन्वेस्टमेंट डिसीजन जितनी इंपॉर्टेंट देती हूँ। अब मैं एक एक्स्ट्रा बात आपको बोल रही हूँ, आई नेवर इन्वेस्ट बिकॉज द क्राउड इज इन्वेस्टिंग। अगर आपने अभी तक की पूरी वीडियो देखी है तो सबसे पहले थैंक यू। अब मैं आपको बोनस रीजन बताने वाली हूँ जो शायद मेरी इन्वेस्टिंग जर्नी का सबसे बड़ा लेसन है, और वो ये है कि मैं कभी भी किसी स्टॉक में सिर्फ इसलिए इन्वेस्ट नहीं करती क्योंकि बाकी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये सुनने में बहुत ही सिंपल लगता है, लेकिन बिलीव मी, ये सबसे ज्यादा इन्वेस्टर्स यहाँ पर गलती करते हैं। आज सोशल मीडिया का जमाना है। सुबह यूट्यूब खोला, कोई बोल रहा है दिस इज नेक्स्ट मल्टीबाइगर, ट्विटर खोलो, लोग टारगेट दे रहे हैं, टेलीग्राम खोलो, अपर सर्किट लोडिंग, व्हाट्सएप खोलो, हिडन जेम, हर जगह एक्साइटमेंट, हर जगह कॉन्फिडेंस, हर जगह सर्टेनिटी। और ऐसे समय में हमारा ब्रेन धीरे धीरे कन्विंस होने लगता है कि इतने लोग गलत कैसे हो सकते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में इतने लोग गलत हो सकते हैं और कई बार होते भी हैं। तो मैं हमेशा अपने आप से एक ही सवाल पूछती हूँ कि अगर आज इंटरनेट बंद हो जाए, यूट्यूब बंद हो जाए, ट्विटर बंद हो जाए, तो क्या मैं फिर भी ये स्टॉक खरीदूंगी? अगर आंसर यस है तो शायद मेरी रिसर्च मजबूत है, लेकिन अगर आंसर नो है तो शायद मैं अपनी रिसर्च नहीं, दूसरों का कॉन्फिडेंस खरीद रही हूँ, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी। यही इंडिपेंडेंट थिंकिंग है। वॉरेन बफेट, चार्ली मुंगर, पीटर लिंच, इनमें से कॉमन क्वालिटी क्या थी कि उन्होंने भीड़ को फॉलो करके वेल्थ क्रिएट नहीं की, उन्होंने अपने होमवर्क पे भरोसा किया। और यही इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज है। आपको हर स्टॉक खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको हर ट्रेंड पकड़ने की भी जरूरत नहीं है, आपको हर मल्टीबैगर पकड़ने की भी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने फ्रेमवर्क के अंदर रहने की जरूरत है। इमेजिन कीजिए पूरा मार्केट किसी एक सेक्टर के पीछे भाग रहा है, रेलवे, डिफेंस, रिन्यूएबल, एआई या कोई और थीम, हर जगह वही डिस्कशन है। अब अगर आपकी रिसर्च उस एक्साइटमेंट को सपोर्ट नहीं करती तो नो बोलने की हिम्मत रखिए, क्योंकि मार्केट टेम्पररी पॉपुलैरिटी को रिवॉर्ड कर सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म में बिजनेस फंडामेंटल्स को ही रिवॉर्ड करता है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं अगर कोई स्टॉक मेरे बिना 100% चला जाए, लेकिन मुझे बहुत प्रॉब्लम होगी अगर मैं बिना रिसर्च के उसमें इन्वेस्टमेंट कर दूं। राइट, मैं अपॉर्चुनिटी मिस कर सकती हूँ लेकिन मैं कन्विक्शन मिस नहीं करना चाहती। तो फ्रेंड्स, आज की पूरी वीडियो का अगर सार एक सेंटेंस में बताऊं तो वो ये होगा कि सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग स्टॉक ढूंढने की कला नहीं है, गलत स्टॉक को रिजेक्ट करने की कला है। आज हमने 5 बातें सीखी। पहली, अगर बिजनेस समझ में नहीं आता तो इन्वेस्टमेंट मत करो। दूसरी, अगर फंडामेंटल्स कमजोर है तो सिर्फ प्राइस देखकर एक्साइटेड मत हो। तीसरी, एक्सीलेंट कंपनी भी रॉन्ग प्राइस पर रॉन्ग इन्वेस्टमेंट बन सकती है। चौथी, मैनेजमेंट पर भरोसा नहीं तो इन्वेस्टमेंट नहीं। और पांचवी, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, स्टॉक सिलेक्शन जितना ही इंपॉर्टेंट है। और आखिर में, क्राउड को फॉलो मत करो, अपने फ्रेमवर्क को फॉलो करो। अब मैं आपको एक छोटी सी होमवर्क देना चाहती हूँ। आज के बाद जब भी कोई नया स्टॉक देखे तो उसे खरीदने से पहले अपने आप से 5 सवाल पूछिए। क्या मैं बिजनेस समझता हूँ? क्या फंडामेंटल्स मजबूत है? क्या वैल्यूएशन उचित है? क्या मैनेजमेंट पे भरोसा है?
क्या ये मेरे पोर्टफोलियो में फिट बैठता है? अगर पांचों सवालों का आंसर यस है तभी अगला कदम सोचिए, और अगर एक भी आंसर नो है तो बिलीव मी, मार्केट आपको दूसरा मौका जरूर देगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी, इन्वेस्टिंग, और हमेशा याद रखिए, इन्वेस्ट इन बिजनेस नॉट इन नॉइस। थैंक यू।